पिता की उपेक्षा पर बेटा परेशान, बेटे के बयान से बढ़ा सियासी घमासान, अनदेखी के दर्द ने पहुंचाया अस्पताल, उपेक्षा ने दिया दर्द। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बीजेपी के बड़े नेता बीमार हुए तो उनके बेटे ने बीमारी के लिए पार्टी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी की अनदेखी नेताओं को बीमार कर रही है, और अगर इसमें सच्चाई है तो इसके शिकार कितने हो चुके हैं। आज बात बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। बीजेपी के एक बड़े नेता बीमारी के बाद अस्पताल में है और बाहर बखेड़ा खड़ा हो गया। सियासी बवाल की शुरुआत उनके बेटे के बयान से शुरू हुई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक तो है। रात को उनके पुत्र अखिलेश तिवारी ने ये भी बयान दिया है कि भाजपा मैं उस बयान पर कोई बयान नहीं दूंगा। महाभारत वाली स्थिति, मैं उस बयान पर कोई बयान नहीं दूंगा। उनके पास भले ही कोई ओहदा नहीं हो, लेकिन विधायक जी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिसे बोलना था उसने सब कुछ बयां कर दिया। पिताजी पर राजनीतिक रूप से प्रहार होते रहे, उन प्रहारों को हम बड़ी सहजता से ले रहे थे। उसमें कहीं असहजता का वातावरण हमारे मन में नहीं था, हमारे घर में भी नहीं था। पर अब जब प्रहार सीधा का सीधा, बल्कि यह कहूं कि अन्याय सीधा का सीधा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के दशकों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ, और उस चीज की व्यथा उन्होंने 5-7 बार मुझे बताई पिछले 8-10 दिन में। उन्होंने ये कहा कि इन कार्यकर्ताओं का विचारों का क्या दोष है, इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर किसी को मुझसे झगड़ा है तो मेरे साथ जो करना है वो करे। मर्ज का इलाज ढूंढने अब बेटा सियासी मैदान में है, लेकिन सवाल है कि जिस बीमारी की वजह को घनश्याम तिवारी के बेटे अखिलेश तिवारी ने आसानी से पहचान लिया, क्या पार्टी में ओहदा रखने वालों में वो कुव्वत है कि वो सीधे मुंह भी बात कर पाएंगे। एक वरिष्ठ नेता के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और जिस तरह वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जुतम पैजार चल रही है, जिस तरह समंदर सिंह ने कहा है कि ये अवैध अध्यक्ष हैं, और जिस तरह जिलों के अंदर और जयपुर में अन्य महानगरों में भी इनकी स्थिति चिंताजनक है। हजारों पदों जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हर जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता एक-एक, दो-दो बागी के रूप में लड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी की बीमारी के बाद बढ़े सियासी घमासान अब सवाल खड़े किए हैं कि क्या पार्टी की अनदेखी नेताओं को बीमार कर रही है। अगर ये सच है तो इसके शिकार कितने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो नेताजी बीमार हुए, उसके बाद उनके बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। आखिरकार ये किस तरीके की लड़ाई है, और निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं और उससे पहले ये झगड़ा शुरू हो गया। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं घनश्याम मंत्री जी जुड़ चुके हैं हमारे जयपुर स्टूडियो से, और अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। शुरुआत आज मैं अमिताभ जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, ये जो झगड़ा चल रहा था दो बड़े नेताओं के बीच, उसमें बेटा बीच में आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष को हमने सुना, उन्होंने नो कमेंट करके चीजों को खारिज कर दिया। क्या ये जो लड़ाई इतनी आसान है दिख रही है, या फिर ये आने वाले वक्त में ये बड़ी लड़ाई में तब्दील होगी? देखिए, सवाल ये नहीं बड़ी लड़ाई है छोटी लड़ाई है, नफा नुकसान का भी सवाल नहीं, लेकिन जो लोग घर के मुखिया होते हैं ना, उनको ये बात हमेशा देखनी चाहिए कि सत्ता जब भी आती है तो वो सत्ता किसी 1, 2, 3, 4 के कारण नहीं आती। हजारों लाखों लोग तपस्या करते हैं तब सफलता आती है। दूल्हा तो एक ही होता है, लेकिन बारात का इंतजाम तो मामा, मौसा, फूफा, ताऊ सब करते हैं ना मिलके। तो ये जो भाव है, मुझे लगता है ये देखा जाना चाहिए था। घनश्याम तिवारी राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं में है और जनसंघ से लेके भाजपा तक की यात्रा के बड़े नेताओं में शुमार रहे, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। घनश्याम तिवारी पर कोई आरोप भी नहीं, छवि भी उनकी अच्छी है। उसके बाद अगर सबको साथ लेने की मनस्थिति होती नेतृत्व की, और मजे की बात देखिए, जो बात घनश्याम तिवारी या उनके समर्थक कहते थे,
थोड़े समय बाद वही बात वसुंधरा जी भी कहने लगी दूसरे संदर्भ में। वो भी यही कहते थे, घनश्याम तिवाड़ी के समर्थक भी विधानसभा चुनाव के लिए, कि भाई ये किसी एक की जीत नहीं है, इस भ्रम में मई नहीं रहो। और ये बात तो कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद वसुंधरा जी ने भी बोल दी कि कोई ये ना सोचे कि 25 सीटें उसके चेहरे पर आ गई हैं। इशारा उनका दिल्ली था, ठीक है, लेकिन बोली उन्होंने भी वो बात, और वही बात मैं कह रहा हूं। तो उस पार्टी को सबको लेके चलना चाहिए था साथ। और किसी भी आदमी के लिए, जिस आदमी ने लोगों के बीच में काम किया हो, जनता के बीच में काम किया हो, कार्यकर्ताओं के साथ काम किया हो, उसके लिए बहुत असहज स्थिति हो जाती है जब वो देखे कि उसके कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं या उनके साथ पक्षपात हो रहा है और वो असहाय है। तो ये स्वाभाविक मनस्थिति होती है किसी भी राजनेता के लिए। ये केवल मसला घनश्याम जी का नहीं, कोई भी राजनेता होगा उसको कष्ट होगा कि हम अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे या उनको उनका वाजिब हक नहीं दिला पा रहे। मैं मानता हूं यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं। पार्टी के शिखर नेतृत्व को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चेतना चाहिए और इस मामले में दखल देनी चाहिए। चलिए, अखिलेश तिवाड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र, फोन लाइन पर। अखिलेश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आज जो आपने कहा है उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है, जिस संदर्भ में आपने कहा, क्या उस चीज पर भले प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो बात आपने कही उस पर अभी भी आप अडिग हैं? नमस्कार साहब, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं आज चैनल पे उपस्थित होने वाला था लेकिन मैं हो नहीं सका। आप सबको पता है कि पिताजी अभी अस्पताल में हैं। वैसे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर्स ने भी अपनी सारी रिपोर्ट्स में जांच रिपोर्ट्स को नॉर्मल बताया है, तो शायद कल सवेरे उनको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। जी। दूसरा, बात पे अडिग या न अडिग रहने का सवाल ही नहीं है साहब। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, जो तथ्य है वो तो तथ्य है। जैसा अभी माननीय अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि कोई व्यक्ति अगर दशकों के साथ किसी के साथ काम करता है और कंधे से कंधा मिलाकर खून पसीना एक करके वो किसी चीज को खड़ा करते हैं, फिर कोई उनमें से एक व्यक्ति देखता है कि अन्य के साथ अन्याय हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन पर उसका असर होता है। जब तक निजी तौर पर हमारे परिवार पर या पिताजी के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा था तो हम उसको बड़ी सहजता से लेते, उस विषय में कोई गंभीर मंत्रणा भी कभी घर में नहीं होती थी। लेकिन पिछले 8-10 दिन से पिताजी लगातार मुझे कह रहे थे कि देखो, इन लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, इन लोगों का क्या दोष है। ये लोग तो पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठा के भाव से पिछले 20, 25, 30 वर्ष से काम करते रहे। मुझको निशाना बनाकर इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है, ये उनके मन में पीड़ा बार बार आ रही थी। और कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पिताजी के पास आकर अनेक कार्यकर्ता तो अपना दुख सुनाते सुनाते रोने लगे, साहब हमने पूरा जीवन खपा दिया। तो ये जो अन्याय है, इस अन्याय की वजह से किसी को भी मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। अखिलेश जी, हमारे साथ भाजपा की ओर से घनश्याम मंत्री जी हैं, एक बार इनसे सवाल पूछ लेते हैं। घनश्याम जी, क्या पार्टी राज्य स्तर पर सबको साथ लेके चलने के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही? अमिताभ जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार जी, नमस्कार। मैं मेरा एक निवेदन पहले कर दूंगा आपको जी कि आप इस डिबेट में, अब तक मैं आपकी सारी डिबेटें सुनता रहा हूं और आपकी ये दवा जो है कड़वी जरूर है, लेकिन इस दवा का इलाज बड़ा माकूल है अगर कोई अपनाए तो। जी भाई साहब। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मित्र, आ रही है आपकी आवाज, बहुत बढ़िया आ रही है जी। घनश्याम जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास तक, आप बोलना जारी रखें। घनश्याम मंत्री जी बोलिए। अच्छा, अर्चना जी, आपके पास आवाज आ रही है? चलिए, तक कुछ आवाज उन तक नहीं आ रही है। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, चलिए, लेकिन अमिताभ जी, यहां पर जो बात कही उन्होंने, अखिलेश तिवाड़ी ने, साफ तौर पर वो अपनी बात पर अडिग हैं, और ये जो मैसेज है इसका कितना खमियाजा कल वोट जो डाले जाएंगे उस पर बीजेपी को पड़ेगा, क्योंकि सांगानेर नहीं, पूरे राजस्थान के बड़े नेता हैं वो। देखिए, मैं तो इस बात को दूसरे संदर्भ में लेता हूं। मैं चुंगी का चुनाव कौन जीते कौन हारे उसमें मेरी वो दिलचस्पी नहीं। वो चुंगी के चुनाव जो लड़ रहे हैं वो जाने भाई। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, किसी भी घर के लिए ये अच्छा संकेत नहीं। मनभेद हो जाए तो समझिए परिवार बिखरने में देर नहीं लगती। मुझे याद है
वो भाऊराव देवरस कहा करते थे कि मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अग्निहोत्री जी, बाला साहब देवरस के छोटे भाई थे, संघ के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने वाजपेयी और रज्जू भैया, अशोक सिंघल ऐसे तमाम लोगों को संरक्षित करके आगे बढ़ाया। वो कहा करते थे कि मनभेद नहीं होना चाहिए। राजस्थान भाजपा में मनभेद हो गया। ये मनभेद अच्छा नहीं है। ये जीत की खुमारी कितने दिन, फिर सबको साथ लेके चलने की जरूरत आपको पड़ेगी तो शायद लोग आपके साथ नहीं आए। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुखिया की कि सबको साथ लेके चले। अगर आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते तो फिर आप सफल नायक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, यहां पर जो बात कही जा रही है सबको साथ लेकर चलना, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब पार्टी में अपने बड़े स्तर पर इस तरीके की लड़ाई है तब स्थिति और गंभीर बन जाती है। उन्होंने आज जो सुबह अमिताभ जी हमारी बात हो रही थी अखिलेश से, तो उन्होंने एक बात कही कि इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे और जरूरत अगर पड़ती है तो हम केंद्र तक भी पहुंचेंगे। यानी आपको लगता है ये लड़ाई केंद्र तक भी आएगी, फिर केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा? स्वाभाविक है कि जब भी लड़ाई होगी राज्य स्तर पर तो उस पंचायत के लिए केंद्र के पास आएगी। लेकिन मैं कहता हूं केंद्र को भी सब चीजें पता होती हैं। आजकल तो सूचना का युग है, तो उसको खुद संज्ञान लेके वक्त से पहले हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कई बार हस्तक्षेप इतनी देर से होता है कि तब तक जितना नुकसान होना है वो हो चुका होता है। उससे भी सबक लेना चाहिए अतीत से हमको कि नुकसान जितना होना है वो हो जाए, उसके बाद अगर आप जाग भी गए तो कोई बहुत लाभ नहीं होगा। पैरालिसिस हो तो वो 48 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए शुरू, तब तो रिकवरी के चांस हैं। नहीं तो जान बच जाएगी तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अगर बच भी गई जान तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ नहीं उठेगा, कुछ ना कुछ स्थायी नुकसान हो जाएगा ना। मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं, भाजपा को इस बात को समझना होगा। अर्चना जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता आवाज नहीं। लेकिन यहां पर जो आपने एक बड़ी बात कही कि इस स्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा, लेकिन जो बात आज कही है एक घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र ने, शायद अब जो सत्ता में इस वक्त में मजबूत हैं और दूसरे लोग जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करते थे, अब ऐसे सुर और तेज होंगे। पहले तो मैं कहूं विरोध और समर्थन का मसला नहीं। अगर जो व्यक्ति आपसे असहमत है उसका दामन अगर साफ है और उसके पास पार्टी के लिए काम करने का एक लंबा बैकग्राउंड है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। अगर कोई इस बात से नाराज हो कि हमको ठेका क्यों नहीं दिया, कोटा क्यों नहीं दिया, परमिट क्यों नहीं दिया, ट्रांसफर क्यों नहीं किया कलेक्टर का मेरे कहने से, मेरी रिश्वत का इंतजाम क्यों नहीं किया, तो मैं समझ सकता हूं उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए, दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आदमी का दामन साफ है और उसकी त्याग तपस्या है 40-50 वर्ष की पार्टी के साथ, तो आपको सुनना चाहिए। ऐसे सबको छोड़ते जाएंगे तो साथ लेके किनको चलेंगे? ये जिंदाबाद का नारा लगाने वाले तो तभी तक साथ रहते हैं जब तक आप सत्ता में रहते हैं। आज कांग्रेस को जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नहीं मिल रहे ना। गहलोत जी सरकार में थे तो उनके यहां भी नारा लगाने वालों की भीड़ थी, आज नहीं मिल रहे। ये बात भाजपा को भी ध्यान रखनी होगी। जो लोग सत्ता में बैठने वाले लोगों को देवदूत बना देते हैं वो मूलतः चारण लोग होते हैं जिनका काम केवल चाटुकारिता होता है। कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। भाजपा में भी असहमति के कुछ स्वरों को साथ लेके चलने की सहिष्णुता क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। चाहे वो राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, सब लोग ठकुर सुहाती क्यों करें और इसकी जरूरत क्यों? चलिए, हमारा घनश्याम मंत्री जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी, आप कुछ कह रहे थे, जहां आप वहीं से शुरू कीजिए। मैं अमिताभ जी से कह रहा था कि आपकी जो दवाई है ये कड़वी जरूर है, लेकिन इसका अगर सेवन किया जाए तो इलाज भी अच्छा है, फायदा पहुंचाने वाली दवा है। आप बड़ी कटु सत्य बात कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि जो राजस्थान के अंदर तिवाड़ी जी के और सरकार के बीच में जो खाई है उसको पाटने वाला एक भी नेता अभी तक दिखा नहीं, किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। लेकिन अब इसके बीच के अंदर इस खाई को बढ़ाने वाले कौन है, पहले उनको देखना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है।
और ये कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, तो जिन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बनाया है, जमीन से जोड़ के रखा है और उनके लिए सब कुछ किया, आज उनकी अपेक्षा होगी तो लाजमी है कि उनकी तबीयत खराब होगी। अर्चना जी, आपको आवाज आ रही? चाहे वो किसी पार्टी का राजनेता हो, अगर जमीन से जुड़ा है, गणेश परिक्रमा से नेता बना है तो मैं नहीं कह सकता, अगर जमीन से नेता बना है तो कार्यकर्ता उसके लिए बच्चों जैसे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसका वजूद इन्हीं के भरोसे है, यही वो कंधे हैं जो उसके साथ संघर्ष करते हैं। तो अगर उनके साथ उसको लगता है नाइंसाफी हो रही है तो स्वाभाविक है कहीं कटुता आती है, कहीं तिक्तता आती है, कहीं संघर्ष पैदा होता है, और कहीं फिर ऐसी स्थिति आती है कि आप दिल पे ले लो तो फोर्टिस पहुंच जाते हो। देखिए अमिताभ जी, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बनती है उसके कार्यकर्ता के आधार पर है। यदि कोई चुनाव हारता है तो कार्यकर्ता की कमी है उसकी निष्क्रियता से, या और जीतता है तो उसी का यश होता है इसमें। अब तिवारी जी की यदि बात करें तो तिवारी जी तो एक कद्दावर नेता है, राजस्थान की राजनीति में एक अलग वजूद है उनका। और ये बात ठीक है, घनश्याम जी कह रहे थे कि सरकार और उनके बीच में मतभेद है और एक तरह से खाई सी बन गई। सरकार के और उनके बीच में खाई नहीं है, ये व्यक्तिगत खाई है श्रीमती राजे और घनश्याम तिवारी जी के बीच में। यदि कोई समतुल्य या समकक्ष कोई नेता है राजस्थान की राजनीति में तो 2-3 है, कटारिया जी, तिवारी जी और वसुंधरा जी से जो बराबरी कर सकते हैं। इस स्थिति में तिवारी जी की अनदेखी करना, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, ये तो स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि आपसी कटुता और एक कद ऐसा हो चुका है कि वो चाहते भी नहीं हो कि उनके अधीनस्थ काम करे, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। परंतु अब उसी क्षेत्र के, उस प्रदेश के और उसी जो शहर है उसके सभी विधायकों से, कैबिनेट मंत्रियों से आप टिकट वितरण में राय ले रहे हैं और घनश्याम तिवारी जी को दरकिनार किया जाता है, और उसके बाद वो उसके बारे में एक लिखित पत्र भी आलाकमान को लिखते हैं, उसके बावजूद इसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि उपेक्षा के शिकार हुए तिवारी जी, उस दर्द को देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, राजनीति की बात नहीं है, अगर सिविल सर्विस में भी है, बिजनेस में भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, कुछ भी है, उसके साथ यदि इस तरह का बर्ताव किया जाए और उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए और एक तरह से उनकी पूरी गरिमा का ही हनन हो जाए तो वो एक पीड़ा होती है। और वो जब पार्ट ऑफ लाइफ या कह सकते हैं कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसकी अंतोगत्वा स्थिति यही बनती है कि हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है, वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। आज तिवारी जी की अपेक्षा सिर्फ अभी नहीं हो रही है, जब से सरकार बनी है तब से, और पूर्ववर्ती शासन में भी। और उनकी लड़ाई क्या है ये तो वो आपस में जान सकते हैं, लेकिन ये मैं समझ सकती हूँ कि ये लड़ाई अहम की भी है और साथ ही साथ एक कद्दावर नेता को कैसे नीचा दिखाया जाए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत वसुंधरा जी ने किया है। तो स्थितियां बहुत भयावह इसलिए बनी कि राजस्थान की राजनीति में तिवारी जी का जो कद है, उनका सम्मान है, वो पक्ष विपक्ष दोनों में देखा जाता है। परंतु जो पिछलघु चाटुकार नेता हैं और जो वसुंधरा जी के आशीर्वाद से ऐसे पदों पर पहुंच गए, वो उनको राय देने की जगह उनकी उस नीति का अनुगमन करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसकी परिणति ये होती है कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो राजशाही घराने से ताल्लुक रखती हैं और जिन्हें हाँ या ना कहने का या सुनने का कोई शौक नहीं है और अपने निर्देशों पर सबका संचालन करना चाहती हैं, उनको ये लोग सही राय देना नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति में ये जो बड़े नेता है हाशिए पर पहुंचे हुए, चाहे नरपत सिंह। एक चीज मैं समझना चाहता हूं मंत्री जी से भी और अर्चना जी से भी, पार्टियों में ये संकट क्यों है जहां सरकार है, अगर दो बड़े कद के सितारे आपके पास हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके लिए कह रहा हूं, दो सितारे अगर आपके पास हैं जिनका अपना दोनों का वजूद है, तो एक को मुख्यमंत्री बना दीजिए, एक को संगठन दे दीजिए। आप मुख्यमंत्री की जेब में संगठन क्यों रखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री की जेब में संगठन क्यों रखना चाहते हैं, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया। कांग्रेस में ये इंदिरा जी ने चलन शुरू किया, जवाहरलाल जी के समय तक ठीक था रास्ता, उन्होंने ऐसे ऐसे चिंटू पिंटू ढूंढ के लाई, वो जिनको मोहल्ले में लोग नहीं पहचानते थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, बोले देवकांत बरुआ है। बरुआ जी ने ऐसा कहा, गुड़ गोबर किया, बोले इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्यों भाई ये ड्रामा, क्यों इतना भय है, इतने असुरक्षित हो, इतने कमजोर हो, अपनी टांगों पे भरोसा नहीं, पार्टी भी अच्छी चले, सरकार भी अच्छी चले, एक बड़ा आदमी अध्यक्ष हो जाए, एक बड़ा आदमी मुख्यमंत्री हो जाए। मंत्री जी पहले आप बताओ। अमिताभ जी, आपका सुझाव बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इससे पार्टी संगठन को ताकत मिलेगी। लेकिन बीच में कुछ चाटुकार होते हैं जिनको कि अपना वजूद बनाए रखने के लिए खाई बढ़ाते हैं, पाटते नहीं। अच्छा, अब तो मुश्किल ये है कि कहीं वसुंधरा जी हो मेला में, हाट में, बाजार में, कहीं रैली में, तो प्रणामी जी को आगे जाना मुश्किल हो जाएगा पुलिस के सामने, वो अध्यक्ष हैं, बताओ।
मुख्यमंत्री ऐसी के बात तो सामने नहीं कहीं होती खड़ा है। तो हो आदमी भाई, लगे तो कि ये भी चेहरा है, आप जेब से निकालते हो और शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर देते हो अध्यक्ष को, इसीलिए पार्टी खत्म हो जाती है। अर्चना जी, ये समस्या कांग्रेस में भी रही लंबे अरसे नहीं, शतरंज का मोहरा तो नहीं है। प्रणा जी भी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता ही हैं। अरे भाई, जमीन से तो सभी जुड़े हैं, आसमान में कौन रह सकता है, रहेगा तो जमीन पे मालिक। मंत्री जी, अर्चना जी, ये समस्या दोनों बड़ी पार्टियों के साथ है। नहीं, ये दोनों बड़ी नहीं, सभी जगह होती है, सिर्फ राजनीति में नहीं होती। जो कद्दावर लोग होते हैं, सहयोगियों की एक टीम का निर्माण करते हैं, जो उनके समय अच्छे बुरे जो टाइम आता है उसमें उनका सहयोग करें। पर मेरा मानना यह है कि घनश्याम तिवाड़ी जी जैसे जो नेता होते हैं, या फिर यूं कह दीजिए कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, उनकी मेरिट डीमेरिट हो जाती है, और वो डीमेरिट उनको इस प्रकार से खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है कि अंतोगत्वा वो उस दर्द को लेकर के ही चाहे वो राजनीति करें या किसी भी क्षेत्र में हो। और इस चीज को महसूस मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा है कि कई बार जो जूनियर्स होते हैं उनको आगे बढ़ा के सीनियर्स को बाईपास करने का भी काम किया जाता है। तो ये हर जगह होता है। लेकिन आप जैसा फरमा रहे थे कि इंदिरा जी के समय ऐसा, देखिए इंदिरा गांधी जी का जो कद था, उन्हें अपनी एक टीम का निर्माण करना था, और बहुत ज्यादा, चूंकि मैं उस समय पैदा भी नहीं हुई थी और मुझे उस राजनीति का कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं, लेकिन आज की तत्कालीन राजनीति में तो मैंने भी ऐसा अनुभव किया अपने राजनीतिक जीवन में। अखिलेश तिवाड़ी में यदि हमारे आप में साथ, कोई अर्चना जी, अखिलेश तिवाड़ी हमारे merit साथ है फोन लाइन पे बने हुए हैं और आप कुछ कर सकते हैं, आपका अपना वजूद है, आपकी नहीं, चलिए अपनी मुद्दा standing जो है, मुख्य तो बात थी सबसे आपने पहले स्वीकार आपको कर लिया, नीचे जो दिखाया मुख्य जाए। बात थी आपने स्वीकार कर लिया कि चीजें दोनों और हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो दो बड़े स्तंभों के बीच, दो बड़े सितारों के बीच जो लड़ाई है, इस लड़ाई को पाटने वाला इस समकक्ष का कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है? सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रिजेस बचे हैं। मतलब उम्मीद पूरी तरीके से आपने जो बात कही है, उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो फैसला ही होना है। निश्चित रूप से अब फैसले की तरफ ही राजस्थान बढ़ रहा है। अखिलेश जी, आपने महाभारत की बात कही जी। कृष्ण कौरव की सभा में आते हैं और कहते हैं कि भाई 5 गांव ही दे दो, 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, ये इधर आएंगे नहीं लौट के, कभी दावेदारी नहीं करेंगे, अपना जीवन जी लेंगे। तो धृतराष्ट्र उत्तर दे, उससे पहले दुर्योधन कहते हैं कि सुई के बराबर भी नहीं दूंगा जी। तो कृष्ण लौटने लगते हैं। क्या मैं मानूं कि आज के संदर्भ में कृष्ण वापस लौट रहे हैं, और जब कृष्ण वापस लौटे तो उसके बाद फिर युद्ध में मुलाकात हुई? देखिए, ये जो 13 वार्ड हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जी, ये वो 5 गांवों की भूमिका अदा करेंगे। ये वो 5 गांव बन गए हैं जी। एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य राजस्थान राज्य के अंदर ये 13 वार्डों का क्या महत्व है? उतना ही महत्व जितना 5 गांवों का उस हस्तिनापुर में था, हस्तिनापुर के साम्राज्य में था। तो इतना नीचे तक जब कोई बात जा चुकी है तो अब किसी के पास विकल्प ही क्या बचता है? चलिए ठीक है, घनश्याम मंत्री जी एकदम शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। इन्होंने 13 वार्ड का जिक्र किया, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। घनश्याम तिवाड़ी जी सिर्फ सांगानेर के नेता नहीं है, राजस्थान के नेता हैं। कि इन 13 वार्ड के अलावा राजस्थान के और जो 46 निकाय में चुनाव होने हैं, कितना असर पड़ेगा परफॉर्मेंस पे आपकी पार्टी के? कल वोट होने वाले हैं। किसी भी जगह पे कोई बात होती है तो उसका असर तो होगा ही। आखिर चलिए मान लिया आपने, असर होगा। चलिए वक्त हमारा राजस्थान के नेता है, सांगानेर के नेता नहीं है घनश्याम। बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। एक बात तो इशारे में कहूंगा, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, इस वक्त वो राजस्थान से वाबस्ता है, इसलिए नाम नहीं लूंगा, हालांकि लोग समझ सब जाएंगे, मेरे मित्र हैं रहे, एक प्रदेश के वो स्तंभ थे। 30-35 वर्ष तक पार्टी उनके चेहरे से जीत आगे बढ़ती रही। एक स्थिति भाजपा ने ऐसी पैदा कर दी कुछ लोगों ने कि एक टिकट के लिए उनका मान नहीं रखा गया, तो ऐसा महाभारत हुआ कि भाजपा दशक बाहर हो गई उत्तर प्रदेश के मैदान से। अब अमित शाह मोदी जब आए तो जाके वापसी हुई, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। और मुझे याद है उनका वाक्य याद है, उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री जी, मैं 85 सीटें पर उम्मीदवार तय करता था, आज लोग एक पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं।
तो चलिए फिर शक्ति परीक्षण हो जाए। ऐसी स्थिति पार्टी के बड़े बूढ़ों को टालनी चाहिए। इतिहास बताता है महाभारत से लेकर और आज तक ऐसी स्थिति में हमेशा घर का नुकसान हुआ है। और जो बात मैंने शुरुआत में कही थी उसी को कहूंगा। एक बात अर्चना जी के लिए कह दूं, नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी, अखिलेश भी है, उनको भी अच्छा लगेगा, समझेंगे। नेहरू जी को मैं इसलिए अदब से याद करता हूं अर्चना जी, उस आदमी ने अपने मंत्रिमंडल में 6 लोग गैर कांग्रेसी मंत्री बनाए। 6 लोग, नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पता होगा, 6 लोग गैर नॉन कांग्रेसी मिनिस्टर बनाए। उस आदमी के समय में मर्जी से हो चाहे बिना उनकी मर्जी के भी बने, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष उनके विरोधी भी बने और उनसे बराबरी पर बात करने वाले भी बने। एक और उनके मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कम से कम 10 मंत्री ऐसे थे, अर्चना जी सुन लीजिए, आपके लिए काम आएगा। 10 मंत्री ऐसे थे जो उनको जवाहर बोलते थे, फिर भी संतुलन रहा ना, चला ना। वो सरदार पटेल को सरदार साहिब बोलते थे और वो जवाहर बोला करते थे प्रधानमंत्री को, तब भी चला ना रिश्ता। आज के नेताओं के मन और दिल इतने छोटे कैसे हो गए? वो चाहते हैं मैं नेहरू हो गया, मुझे राजपाट सौंप दो, पटेल को काला पानी भेज दो। ऐसा क्या हो सकता है क्या राजनीति में? इतने छोटे मन से वाजपेयी जी ने कभी कहा था, घनश्याम जी, मंत्री जी आप सुनो, छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, याद रखिए। बड़ा काम करना है तो मन बड़ा करना होगा। छोटी छोटी उसमें मुझे बात अच्छी लग रही जो अखिलेश कह रहे हैं, ये बात किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगी कि भाई 13 वार्ड में क्या समस्या, आखिर चिंटू पिंटू सबको आप टिकट दे ही रहे हो ना अपनी मर्जी से, तो 13 खाली छोड़ देते, कहते भाई घनश्याम जी के पास ले जाओ वो भर देंगे नाम। इतना त्याग तपस्या तो थी ना। तो जिस घर के लिए आप पसीना बहाते हैं उसमें फिर आप इतनी अपेक्षा भी रखते हैं कि इतना मान तो रखा जाए। अगर इनके घर पर जो हजारों लोग कार्यकर्ता आ रहे होंगे उनके सामने भी तो इनका फेस लॉस हुआ ना, कि आप जानते हो कि मैं अच्छा कार्यकर्ता हूं लेकिन आप टिकट नहीं दिला पा रहे मुझे। ये तो ठीक रास्ता नहीं ना। आप किसी आदमी को चौराहे पर जलील करके कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई समझौते समाधान का कोई रास्ता कैसे निकलेगा? आप जब चौराहे पर जलील करने की प्रवृत्ति अपना लेंगे तो रास्ता सद्भाव का निकल नहीं सकता। जब तक बंद कमरों में टकराव रहे तब तक समाधान निकलता है। जब टकराव सड़क पर आ जाए और वस्त्र हरण की सीमा तक चला जाए तो आप एक बात ध्यान रखिए मंत्री जी, एक बड़े नेता हुए भारत के, द्वारिका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्रा, इंदिरा जी के चाणक्य रहे, अर्चना जी की पार्टी के, वो लंबे समय तक बड़े काबिल आदमी थे। वो कहा करते थे, डीपी मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा जो वाजपेयी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उनके पिताजी थे डीपी मिश्रा, वो कहा करते थे कि कमरे में बिल्ली हो तो रोशनदान खुला रखो, आप रोशनदान भी बंद कर दोगे, दरवाजा भी बंद कर दोगे तो आत्मरक्षा में क्या करेगी वो? आप आदमी को दीवार तक ढकेलना चाहते हैं, उसके वजूद को खत्म करना चाहते हैं। ये राजनीति में वजूद खत्म नहीं होते, ये समझिए। मैंने तो ऐसे ऐसे फिनिक्स देखे जिनका लोगों ने मर्सिया पढ़ दिया, वो पलट कर आ गए। फिर उदाहरण दूंगा अर्चना शर्मा की पार्टी से, नरसिंह राव जी को कांग्रेसी भी नमस्ते नहीं करता था, वो तो जेएनयू की लाइब्रेरी में अपना पुस्तक पढ़ते थे। भाग्य ने ऐसा हिचकोले खाया कि 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रह लिए और अच्छे अच्छों को नाच नचा दिया। माधवराव सिंधिया पार्टी छोड़ने को विवश हो गए, रहे ना। ये भाग्य का चक्र बड़ा विचित्र है। राजनीति में तो बहुत विचित्र है। मत समझिए कि कब नाव पर ऊंट है और कब ऊंट पर नाव आ जाएगी, ये ध्यान रखिए। अर्चना शर्मा को भी छोटा नेता मत मानिए, घनश्याम मंत्री को भी छोटा मत मानिए। पता नहीं कब कौन सा समीकरण बैठे और अगले दिन अखबार में खबर छपे कि भाई अर्चना शर्मा मुख्यमंत्री होगी। ऐसे उदाहरण है मेरे पास है। मंत्री जी मुस्कुराने की बात नहीं, ऐसे लोग बन गए मंत्री। झारखंड में हमारे मित्र थे, वो बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो जेल हो आए, लेकिन जब बने थे तब ठीक थे। निर्दलीय विधायक थे, वो भी मुख्यमंत्री रह लिए, बने ना।
इसलिए राजनीति में दंभ नहीं होना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहां, और फिर मूल बात, जब घर के बनाने में सबने पसीना बहाया है तो उस घर की ठंडी हवा पर सबका अधिकार होना चाहिए। न्याय यही कहता है। इसी मूल सिद्धांत पर महाभारत हुआ। चूंकि कौरवों ने कहा कि नहीं, ये घर तो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ने बनाया, महाराज शांतनु से जो परंपरा चली, लेकिन अब इसका मालिक केवल हम। इसी पर तो युद्ध हो गया, इसी पर तो युद्ध हो गया, और भगवान को कहना पड़ा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। राजस्थान भाजपा को सबक सीखना चाहिए इतिहास से। एक अच्छी मनस्थिति में पार्टी ने शुरुआत की थी राजस्थान में, देश में जनता का समर्थन उसके साथ है। उसके बाद आप अपने हाथों से अपने घर को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है, तो कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस चर्चा में भी बस इतना ही। अखिलेश तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया फोनलाइन पर हमसे जुड़ने के लिए। घनश्याम मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।